मुझे ऐसा लगता था कि ये पढ़ा लिखा देने से ही दुनिया में क्रांति हो जाएगी, रेड लाइट एरिया बदल जाएगी, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत नहीं थी। क्योंकि यहाँ आने के बाद समझ में आया कि तो पूरा एक क्रिमिनल नेक्सस है, मानव तस्कर है, उसमें एक माफियाज हैं, यहाँ पर नेता लोग भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पुलिस भी जुड़ी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, बीच शहर में एक रेड लाइट एरिया चल रही है तो सबकी रजामंदी से ही चल रही होगी। ये सड़क जो पूरी इस एंड से उस एंड तक जाती है, मैं समझता हूँ कम से कम एक समय में 200 से 300 नाबालिग बच्चियां खड़ी रहती थी दोनों तरफ। आज भी इन औरतों का कमाकर अपने तक पैसा रख लेना एक बड़ी असंभव सी बात है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फ्री रेड लाइट एरिया हम लोगों ने क्रिएट किया, तो एक वर्किंग मॉडल हमने दिया। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, मैं कहूँ कि इतनी तरक्की के बाद भी मेरे देश का नाम अगर आता है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्लेवरी इन इंडिया। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप की यात्रा इस समय अपने आखिरी पड़ाव पे है, जो कि है बनारस। और जब हम बनारस में आते हैं तो बनारस के ऐतिहासिक परिदृश्य से हम थोड़ा रूबरू होते हैं। बनारस में एक जगह है दाल मंडी। अगर आप अभी दाल मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे चाइना के बने सामान, खिलौने, बर्तन, टिकिया टिकुली, ये सब पूरा सजावट का सामान, कपड़े वपड़े लत्ते सब मिलेंगे आपको। लेकिन वहाँ पर एक समय ये पहचान हुआ करती थी उस इलाके की कि वहाँ पर भारी मात्रा में उस समय वेश्यावृत्ति हुआ करती थी। वेश्यावृत्ति को उस समय नाच गाने से देखा जाता था। जो कोठों का ज़माना होता था देश में, उसमें उसका एक पड़ाव था दाल मंडी भी। लेकिन कालांतर में दाल मंडी से वो शिफ्ट हुआ और वो उस जगह आ गया जिसको अब हम मड़ुआडी के नाम से जानते हैं। मड़ुआडी यानी शिवदासपुर। अगर आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, सिद्धांत @सिद्धांत करके खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने शिवदासपुर के बारे में और मड़ुआडी के बारे में कुछ एक पोस्ट पे मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं। अब हम उसी मड़ुआडी और शिवदासपुर में खड़े हैं। जिस समय जिस छत पे खड़े हैं, ये मड़ुआडी शिवदासपुर में पड़ता है। और हम जिनसे रूबरू होंगे वो अजीत सिंह हैं, गुड़िया नामक संस्था के संस्थापक और उसको चलाने वाले नियामक, जिन्होंने इस रेड लाइट एरिया में, बनारस के रेड लाइट एरिया में, बनारस के सेक्स वर्कर्स के बीच में लंबे समय तक काम किया है। अजीत सिंह हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकेंगे कि बनारस में रेड लाइट एरिया का इतिहास, कहानी और उसके जो सोशल इम्प्लिकेशंस हैं और उसकी जो सोशल चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ओवरकम किया गया लंबे समय तक और अभी क्या स्थिति है और आगे क्या सुधार ज़रूरी हैं। अजीत भाई, एक तो बात करने के लिए, समय निकालने के, शॉर्ट नोटिस पे समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि गुड़िया जिस संस्था को आप चलाते हैं, क्या है वो संस्था? बेसिकली गुड़िया तो मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज में पढ़ता था तभी इसकी शुरुआत हो गई थी। सही मायने में तो मैंने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया और जो रेड लाइट एरिया के बच्चे थे और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। लेकिन वो तो कुछ सालों बाद वो फेल हो गई। वो पूरा जो मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ। तो फिर इसी रेड लाइट एरिया में आकर मैंने सोचा कि उसी ऊर्जा में इतना सामाजिक बहिष्कार देखने के बाद मुझे लगा कि वो उससे कम ऊर्जा में मैं समझता हूँ रेड लाइट एरिया में आकर काम हो सकता है। तो मैं रेड लाइट एरिया में आया और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता था कि ये पढ़ा लिखा देने से ही दुनिया में क्रांति हो जाएगी, रेड लाइट एरिया बदल जाएगी, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत नहीं थी। क्योंकि यहाँ आने के बाद समझ में आया कि तो पूरा एक क्रिमिनल नेक्सस है ना। वहाँ पर यहाँ पर एक मानव तस्कर है, उसमें एक माफियाज हैं, यहाँ पर नेता लोग भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पुलिस भी जुड़ी हुई है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, बीच शहर में एक रेड लाइट एरिया चल रही है तो सबकी रजामंदी से ही चल रही होगी, है ना। और सबकी जानकारी में भी होगी। बिल्कुल सबकी जानकारी में है। यहाँ नाबालिग बच्चियाँ बिकती थी। ये जो आप रोड, जो रेड लाइट एरिया की पूरी आप जो रोड देख रहे हैं, ये सड़क जो पूरी इस एंड से उस एंड तक जाती है, ये सड़क तो आगे जाके वहाँ पे मड़ुआडी स्टेशन मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये पूरी रेड लाइट एरिया की रोड है यहाँ से वहाँ तक, है ना। और
जो ये पूरे रोड पर दोनों तरफ मैं समझता हूँ कम से कम एक समय में 200 से 300 नाबालिग बच्चियां खड़ी रहती थी दोनों तरफ रोड के। खड़ी रहती थी मतलब एक कि, है ना, है ना, तो जी है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सड़क है जी जो उधर लहरतारा से आप मुड़वाड़ी चलते हैं तो राइट कटती है, हाँ और इस सड़क को हम क्रॉस करते हुए आए तो दोनों तरफ 200 से 300 नाबालिग लड़कियां खड़ी मिलती थी सेक्स वर्क के लिए। यस, कहाँ कहाँ की होती थी वो लड़कियां? ये बच्चियां तो देखिए नेपाल की होती थी, बंगाल की होती थी और राजस्थान की होती थी। यहाँ पर हर रेड लाइट एरिया का अपना एक बनावट होती है और यहाँ पर इन राज्यों की प्रमुखता में लड़कियां पाई जाती थी। और यहाँ की अगर यूपी की लड़कियां आप देखिएगा तो आपको बम्बई में मिल जाएंगी। तो वो एक मोडस ऑपरेंडी है कि कहाँ की लड़कियों को कहाँ उठाकर फेंकते हैं ये लोग, है ना। तो ये एक ज़माना वो था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर उस पर हम मैं आता हूँ उस ज़माने पे। ये बताइए मुझे कि जब शिवदासपुर में, ये शिवदासपुर इलाका है, तो शिवदासपुर में मड़वाड़ी तो पूरे शहर में बदनाम है। लोग बनारस में, पूरे बनारस में लोग चुहलबाजी में मड़वाड़ी जा रहे हैं, क्या मड़वाड़ी जातू का उसको चढ़ाते हैं लोग एक दूसरे को कि गोया कोई सेक्स वर्क के लिए ही जा रहा हो। तो शिवदासपुर के इलाके में जो सेक्स वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं और उनके जो एजेंट्स थे, वो कैसे आके बसे थे? क्या कहानी सुनते हैं आप? देखिए, ये तो मेरे यहाँ आने के पहले की बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारी जो शुरुआत हुई थी वो दाल मंडी के टूटने के बाद तथाकथित जो ये नैतिक लोग हैं उस जगह की सफाई कर रहे थे, है ना, और ये उसमें तो वहाँ से उनको भगाया गया। ठीक है, साल पहले, 60-70 साल पहले की बात है। हाँ, ये मेरे समझ से 60s और 70s की बात है ना, है ना। तो तब की बात है। तो वहाँ से जो औरतें और जो भी लोग हैं वो यहाँ दाल मंडी जब बिल्कुल बाहरी इलाका होता था, यहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैं आया था तो यहाँ कुछ नहीं था, ये रोड तक नहीं थी, आप सोच सकते हैं, है ना। तो वो सारी के सारे लोग यहाँ आए और जो बचा खुचा रूप मैंने दाल मंडी का तो मैंने 80s में भी देखा है, जब मैं नाच गाना होता था। हाँ जी हाँ, मैं ऐसे 10वें परिवार को जानता था जो मतलब कि छुपे रूम से क्या वो कोठे का संचालन होता था। मतलब टेम्पररी छोटा सा गुपचुप कोठा, बचा खुचा, वो तो एकदम अभी वो भी ख़त्म हो गया। तो क्या होता था उन कोठों में? वहाँ पे वहाँ नाच गाना होता था और फिर मतलब गवैये, तबलची, संगतकार ये सब होते थे कि टेप पे होता था? हाँ, नहीं, बिल्कुल बजाने साजिंदों के साथ होता था, हारमोनियम, तबला और उसके साथ होता था। ठीक है ना। अच्छा। मैं दाल मंडी की बात कर रहा हूँ कि जब मैं आया था तो कुछ बचा हुआ वहाँ बचा था। वो एक दिन में तो ट्रांसफॉर्म होता नहीं है, वो एक प्रक्रिया होती है। तो वहाँ थे और वहाँ से मैं अपने फेस्टिवल में, क्योंकि मैं तवाइफों का एक फेस्टिवल भी करता रहा हूँ, क्योंकि उनके मुझे संगीत से बहुत लगाव था कि हर आदमी में सब कुछ बुरा नहीं होता। तो हम दिल्ली के श्री राम सेंटर में 5-7 सालों तक हर साल हम लोग करते थे। पूरे देश की तवाइफें आती थी और उनके जो कला का हुनर था उसको दिखाती थी। हमारी पूरी कोशिश थी इसको बचाने की, और अभी भी मैं कराता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको बचा नहीं पाया, क्योंकि हमें वो कोई आर्थिक मदद मिली नहीं। हमें जो हमसे बन पाया वो हमने किया, उसको जीवित रखा। बिहार के मुजफ्फरपुर से लगाए, गया से लगाए, फिर इधर आप उज्जैन से लगाए, है ना, तो बेलगांव, कर्नाटका से, हर जगह से तवाइफें आती थी। पूरे 100-200 तवाइफें आती थी। और सेक्स ट्रैफिकिंग का जो तरीका होता है कि नाबालिग बच्चियों को नौकरी के बहाने खरीद फरोख्त करके गैंग उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, वैसे आती होंगी? वो एक अलग आयाम था, वो मैं लाया जाता होगा उनको। नहीं, ये एक अलग आयाम। मैं अभी संगीत और कला की जो बात कर रहा था वो एक एक्सपेरिमेंट था ऑब्वियसली, लेकिन वो एक बिंदु है। अब उसके दूसरे बिंदु में देखिएगा जो आप बता रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली जो रेड लाइट एरिया में बच्चियां आती हैं वो ट्रैफिकिंग करके लाई जाती हैं, तस्करी करके लाई जाती हैं, यहाँ पर बेची जाती हैं, है ना, दूर दराज के इलाकों से, गरीब इलाकों से लाकर। तो ये तो और दुनिया में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं स्लेवरी में रह रहे हैं, है ना, और ऑब्वियसली सेक्सुअल स्लेवरी की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसी में इंक्लूडेड है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, मैं कहूँ कि इतनी तरक्की के बाद भी मेरे देश का नाम अगर आता है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ ये अपने आप में सिर्फ पुलिसिंग वाला मामला नहीं है। ये पूरी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उससे जुड़ा हुआ मसला है। ठीक है ना। अगर ये है तो लोग मजबूर हैं
वेश्यावृत्ति में भी जाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, तो खैर सॉरी, तो आप ही मैं आ रहा था शिवदासपुर पे, थोड़ा आ रहा था। मैं भी वहीं लौट हाँ तो फिर बेसिकली जैसे कि मैं बता रहा था आपसे, तो हमें फिर समझ में आया कि पूरा एक क्रिमिनल नेक्सस है और उस क्रिमिनल नेक्सस से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर जो मानव तस्कर थे उनसे लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए, लीगल इंटरवेंशन भी किया हम लोगों ने, कोठे को सीज़ कराया हम लोगों ने, कोठे मालिकों को सज़ा कराई है यहाँ पर। तो एक पूरी एक लंबी प्रक्रिया चली है पूरे, है ना। और ये पूरा जो इलाके में अगर आप पूरे इलाके में अगर आप घूम कर देखिए तो आपको नाबालिग बच्चियाँ नहीं मिलेंगी। ये अपने आप में अचीवमेंट है और इसमें शासन प्रशासन का भी अब सहयोग हो गया है, वो लोग भी इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। बालिग लोग मिलेंगे क्या? हाँ, बालिग तो एक रेड लाइट एरिया तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, और जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई देखिए हमारा दो पहलू का काम है। हम जजमेंटल नहीं है, हम बहुत नैतिकतावान नहीं बनने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली कोशिश है कि नाबालिग अगर कोई है तो उसको रेस्क्यू किया जाए, उसके लिए हक के लिए लड़ा जाए, और अगर कोई और किसी के साथ अगर ज़बरदस्ती हो रही है तो, और अगर बालिग महिलाएं हैं वो अपने मर्जी से करना चाहती हैं, आगे यहाँ रहना चाहती हैं, तो मैं समझता हूँ उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। उनको जो पूरे एंटाइटलमेंट्स है सरकार के वो मिलने चाहिए, वो हक हुकूक मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का भी अब जो लेटेस्ट जो जजमेंट था करमास्कर वाले केस में वो यही है। और अभी हम लोग ने महिला आयोग के साथ मिलकर इसी रेड लाइट एरिया में 2-2, 3-3 बार कैंप लगाया है हम लोगों ने ऑफिशियली, कि ताकि हर औरतों को हर जो हक है और जो एंटाइटलमेंट्स हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो चाहे वोटर कार्ड हो, सबको सब कुछ मिल सके। तो अब ये हम शुरू से हमारे देखने का ये एंगल रहा है, और ये दोनों पहलू अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अजीत भाई ये बताइए कि हम ये कितना बड़ा एरिया है, मतलब जो हम देख पा रहे हैं अभी कैमरे पे सामने? हूँ यहाँ पर कुछ एरिया में आता है। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल, ये जो पूरी ये रोड जा रही है रेड लाइट एरिया ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेड लाइट एरिया है, वहाँ तक उस माथे तक है ना। तो मैं रेड लाइट एरिया में आता है ये सब। यहाँ पर बड़े आराम से यहाँ पर 400 घर होंगे यहाँ पर, है ना। दोनों रोड पर आप देखेंगे, और एक घर के अंदर बहुत से छोटे छोटे कोठे होते हैं, छोटे। तो अभी वो जीवंत है मैं कहूँगा, लेकिन हाँ कला वाला परंपरा बिल्कुल यहाँ खत्म हो चुकी है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो दाल मंडी में था, पूरे देश की स्थिति है। वाईफाई नहीं है, मतलब सेक्स वर्कर्स हैं। हाँ, मतलब कि वो नाच गाने की परंपरा खत्म हो गई है, और जो देह व्यापार अपने आप में प्रमुखता से प्रबलता से छा गया है। और यही हाल तो मैंने सोनागाछी में भी देखा, यही हाल मैं कमातीपुरा देखा, यही हाल मैं पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ मैं यही देख रहा हूँ। तो ये लेकिन दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है ना। ये बहुत बड़ा, क्योंकि इस पूरी कला को बचाने में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है जी। और एक बात बताइए भैया कि मैं हिंदी की एक बड़ी चर्चित कहानी का जिक्र करना चाहूँगा, हिंदी साहित्य की। वो है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। अनिल यादव की कहानी है, इसी नाम से उस कहानी संग्रह का नाम भी है। अब उस कहानी में पढ़ते हैं, जब आप, मैं दर्शकों से भी शेयर कर रहा हूँ आपसे बात करते समय, थोड़ी सी मैं एकदम इंटरव्यू पर से नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जितना भी इनफॉर्मल से हो सके। हाँ, कि नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, उसमें कहानी है, अगर वो पढ़ते हैं तो आपको एक समझ में आता है कि एक पत्रकार है जो नगर वधुएं यानी सेक्स वर्कर्स, बनारस में आज भी नगर वधुओं का एक जश्न मनाया जाता है घाट पे, जिस पे वो आती हैं, डांस वगैरह करती हैं। तो उस कहानी में है कि पत्रकार कैसे नगर वधुओं के बीच काम कर रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। बडिंग पत्रकार है, बडिंग फोटो जर्नलिस्ट है, और वो लगातार मात खा रहा है, पीछे हट रहा है। फिर उसमें एक हिस्सा आता है उस कहानी में, जब शहर के बहुत सारे लोग जो नैतिकतावादी हैं, जैसा आप कह रहे हैं, नैतिकतावादी बीड़ा उठाते हैं कि शहर को सेक्स वर्कर से मुक्त बनाना है, और फिर शहर में सेक्स वर्कर्स जितनी भी हैं, जितनी भी तवाइफें हैं, वो एक बड़ा सा मार्च निकालती हैं। बनारस में ऐसा हुआ कि एक बड़ा आंदोलन, एक मुझे तो ध्यान आता है कि एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था कि बनारस के रेड लाइट एरिया को, शिवदासपुर को ख़त्म कर दिया जाए। एक बहुत बड़ा नैतिकतावादी आंदोलन था वो। देखिए, ये जो कहानी है वो गुड़िया के ही लड़ाई की कहानी है, वो मेरे समझ से, जो अनिल यादव जी ने लिखा है, और उसमें जिक्र भी है वो। और मुझे याद है कि वो जो आप वो देख रहे हैं, वो घर, वो जो छोटी सी गुमती दिख रही, वहीं अनिल यादव रात को करीब 11 बजे मेरे पास आए थे, और मैं उस सब औरतों के साथ बैठा हुआ था, और उनके लिए हम लोग खिचड़ा बनाते थे, क्योंकि खाने के लिए समझ लिए भुखमरी की स्थिति आ गई थी, है ना। और
तो मुझे अच्छी तरह याद है वो लड़ाई, महीनों ये लड़ाई चली। हर रोज़ हम लोग खिचड़ा बनाते सबको खाने के लिए और हम लोग लड़े हाई कोर्ट तो तक। किसने शुरू किया था ये कि बनारस से रेड लाइट एरिया खत्म कर देना है? यहाँ पे एक डीआईजी महोदय थे, है ना, और डीआईजी मेरे समझ से श्री प्रकाश शुक्ला जी थे शायद उनका नाम, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा डीआईजी साहब का। तो उन्होंने पहले फरमान जारी किया जिसका हम लोगों ने प्रबल रूप से विरोध किया। और ये विरोध मतलब हम लोग मानव कड़ी बनाया, हम लोग जिला मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन किया, फिर यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाया। मतलब हमने हार मानना का, हम हार नहीं मानेंगे चाहे महीनों हो जाए। पूरी फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे लोग। पुलिस की ड्यूटी लग जाती थी, किसी ग्राहक को नहीं आने देते थे। कोई भी कस्टमर इन लोगों का है जो भी है ना, मिलने वाला नहीं आ सकता, आने वाला नहीं आ सकता, लेकिन उसको हमने विरोध किया और फिर हमारी जीत हुई। और क्योंकि मैंने कहा ना कि ये प्रॉब्लम पुलिसिंग की नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक बिंदु को छूता हुआ समस्या है। ठीक है, जहाँ जिस देश में भुखमरी है, जिस देश में गरीबी है, जिस देश में बेरोजगारी है ना, वो ये वेश्यावृत्ति वहाँ से निकल कर आती है। तो हमको रूट कॉजेज़ को हैंडल करना पड़ेगा, जेंडर इनइक्वालिटी को हैंडल करना पड़ेगा, जो लिंग भेद इतना है हमारे यहाँ। ठीक है, तो और एक बार फरमान जारी कर देने से आप यहाँ से भगा दोगे कहीं और चले जाएंगे, दाल मंडी से भगाया यहाँ चलिए, यहाँ से भगाओगे कहीं और चली जाएंगी। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। और ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी और हम लोग जीते इसको। और मैं बिना औरतों के सहयोग से ये नहीं हो सकता था। वेश्याओं का या सेक्स वर्कर्स का कितना साथ मिला आपको? पूरा, बिना उनके ये लड़ाई नहीं हो सकती थी। और हम हमेशा कहते हैं आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हम अपने तरफ से, हम कोई हीरो नहीं कि हम आपको जीत कर लाकर आपको चीज़ देंगे। तो हर चीज़ में इनका पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करते हैं। बिल्कुल, बिना इनके पार्टिसिपेशन के वो टिकाऊपन नहीं आ पाएगा। जी, इसको ये जो रेड लाइट एरिया है, इसको लेकर क्योंकि देश में पिछले 10-12 साल में, 15 साल में जो सामाजिक और राजनीतिक डिस्कोर्स है तो बड़ा चेंज हो गया। बहुत अग्रेसिव और बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा बाइनरी वाला हो गया, या तो इधर रहो या तो उधर रहो। जैसे ग्रे एरिया ख़त्म हो गया, ब्लैक एंड वाइट ही रह गया सब कुछ। तो उसमें यह इस रेड लाइट एरिया को लेकर क्या सेंटिमेंट बना है? ये रहना चाहिए क्योंकि सबकी नॉलेज में है, सरकार की निगाह में है, अधिकारियों की निगाह में होगा, इतना तो होगा ही ना। हमारा लाइन तो बिल्कुल ही क्लियर था, बहुत शुरू से हमारी लाइन क्लियर है कि अगर फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है ना, है ना, तो और अगर माइनर्स के साथ कुछ शोषण हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ जो बालिग हैं और जो अपने मर्जी से यहाँ रहना चाहती हैं उनको आप हटा भी नहीं सकते, उनका अधिकार है, उनका हुकूक है, वो रहेंगे यहाँ पर। बहुत लाइन क्लियर था। और अब ये चीज़ तो स्थापित हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी ना, कि ऐसी महिलाओं को आपको सम्मान देना पड़ेगा, उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी इस समाज में, उनके जो भी अधिकार हैं उनको आपको देना पड़ेगा। आप ब्रूटल पुलिस फोर्स से आप उनको भगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। और वही एक तरीका है, एग्जैक्टली वो सही भी है ना। तो मैं समझता हूँ हमारा देश बिल्कुल सही तरीके पर चल रहा है ना। आप एबॉलिशनिस्ट नहीं हो सकते कि एबॉलिश कर दो और मार दो और काट दो और भगा दो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बताइए जो मैं सुनता रहता हूँ, इस बातचीत को रैप करेंगे एक आध सवालों से, और हम इसमें बहुत सारे साइड क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं। जैसे कोई ग्राहक आया, ग्राहक से छिनैती की गई, ग्राहक को मारा गया, मोबाइल छीना गया, पर्स छीना गया, पैसा लेके भगा दिया गया। इस तरह के काम कई सारे हुए हैं। ये तो अभी भी रैम्पेंट होंगे या नहीं होंगे, कि ख़त्म हो गया है? कि अब सेक्स वर्क कितना बचा है इस समय और किस रूप में बचा है? क्रिमिनल सिंडिकेट उसका कितना बचा है? क्या लगता है अभी आपको? देखिए, जहाँ तक सेक्स ट्रैफिकिंग और जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये इसका सवाल है, तो ये आज भी चल रहा है 3-4 बैसाखियों पर। वो बैसाखी हैं मानव तस्करों की बैसाखी, कोठे मालिकों की बैसाखी, पुलिस की बैसाखी आज भी, और नेताओं की बैसाखी। ठीक है, ये तीनों चारों मिलकर एक क्रिमिनल नेक्सस बनाते हैं आज भी। क्योंकि आज भी इन औरतों का कमाकर अपने तक पैसा रख लेना एक बड़ी असंभव सी बात है। दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ, आज भी इनकी कमाई पर हक और हुकूक दलालों का होता है, जो कोठे मालिक है उनका हो जाता है, हाँ है ना। या और जो लोग, जो बाहरी लोग भी हैं जो इसके ऊपर अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हैं, वो उन लोगों का हो जाता है। तो वो आप मान कर चलिए कि
एक बारी में बिल्कुल क्लैरिटी है कि जहाँ एक्सप्लॉइटेशन है वहाँ हमको रेस्क्यू करना पड़ेगा, और जो अपनी मर्जी से करना चाहता है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब बालिग हैं, जिनको अपने मर्जी से जो चल रही हैं, जिनको सपोर्ट करना है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो उनको यही चाहिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पूरे हक हुकूक मिले, उनके एंटाइटलमेंट्स मिले, लेकिन साथ में ही जो पैरासाइट्स हैं, जो उनकी कमाई को नोच ले जाते हैं, उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी कि एक तरफ इनको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ जो बच्चों को बेचने वाले हैं, जो दलाल हैं, जो मानव तस्कर हैं, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यही हमारा ITP एक्ट कहता है ना। लेकिन जनरली जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ढीला है ना। वो कहीं ना कहीं औरतों के खिलाफ ही चला जाता है, वो मानव तस्करों के खिलाफ ज़्यादा नहीं जा पाता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एक मेल पुलिस है जेंडर बायस यहाँ पर भी है इम्प्लीमेंटेशन में, जेंडर बायस भी है। और मैं उसी पे आ ही रहा था, जैसे आप हैं जिस जहाँ खड़े हैं, ये वो स्कूल है जो आप चलाते हैं, जो आप संचालित करते हैं, आपकी संस्था संचालित करती है। मोस्टली यहाँ पे सेक्स वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं। जी, सभी वही, सिर्फ वही पढ़ते हैं, यहाँ दूसरा कोई आएगा ही नहीं। हाँ, वही पढ़ते हैं, सेक्स वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं। मेरे दिमाग में एक छोटा सा एक क्वेरी है, जो मेरी क्वेरी भी, मैं बनारस का हूँ तो इसलिए मेरी क्वेरी कम मान के चलिए, लेकिन दर्शकों की क्वेरी ज़्यादा मान के चलिएगा उसको, ठीक है। मैंने देखा अभी आपके स्कूल में मैं एंटर कर रहा था, तो नीचे एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, उसके ऊपर आइए तो क्ले लैब है, सिलाई मशीनें, और बुटीक का और वो जो होता है ब्यूटिशियन का कोर्स कराने वाली की ट्रेनिंग की ज़रूरी साजो सामान है। एक थिएटर बना हुआ है, बच्चों ने कुछ बना के रखा हुआ है, उनके क्लासरूम्स हैं, वॉल पेंटिंग्स वगैरह हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। ऐसे बच्चे, जब सेक्स वर्कर्स के बच्चे पढ़ाई करने आते होंगे, तो एक तो बड़ी समस्या होती होगी, क्योंकि हम तो मानते हैं, अभी भी जानते हैं, और ये सच भी है कि हमारा समाज बहुत रिग्रेसिव है, अभी भी लोगों से भेदभाव किया जाता है। तो सेक्स वर्कर्स के बच्चे के साथ और भी ज़्यादा भेदभाव होता होगा जब किसी ओपन स्कूल में या जनरल स्कूल में जाते होंगे, तो जाहिर सी बात है होता होगा उनके साथ भेदभाव। क्या लगता है आपको, होता होगा कि नहीं होता होगा? देखिए, रचना और संघर्ष दोनों साथ साथ पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो संघर्षों की तो बात बहुत हुई कि रेस्क्यू किया और रेड लाइट एरिया से कैसे सज़ा दिलाई, कैसे कोठे सीज़ किए, लेकिन जहाँ तक रचना का सवाल है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में केंद्रीय बिंदु है। और इस क्रम में आप अगर देखेंगे तो हम लोग, हमारे बच्चे हायर क्लासेस में भी गए हैं, कुछ नौकरियां भी बाहर करने लग गए हैं। तो सॉरी, आपको सवाल मैं थोड़ा मिस कर गया। शिक्षा वर्कर्स के बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है, ठीक, ओके, है ना। तो वो शिक्षा का, लेकिन ये कहना कि उन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता है, देखिए आप रेड लाइट एरिया के बच्चों की बात कर रहे हो। हमारे समाज में जाति व्यवस्था इस कदर हावी है आज भी, हम कितना भी प्रोग्रेसिव क्यों ना बने, जब आप एक छोटी जाति के हो तो आपको महसूस करा दिया जाता है कि आप इस जाति के हो, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप माइनॉरिटी के हो, है ना। तो वो निज जीवन में वो आपको देखने को मिलता है। तो बताइए, रेड लाइट एरिया के बच्चे को ये महसूस नहीं होता होगा? तो वो तो आज भी महसूस होता है, लेकिन हाँ, अब इस वजह से ऐसा नहीं होता है कि वो स्कूल नहीं जाते। हमने जाकर स्कूलों में प्रिंसिपलों से बात किया, उनको कन्विंस किया, इससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो समाज की जो आबो हवा होती है, वो आपको हमेशा छू कर गुजर जाती है ना। और वो आपको कैरी करना पड़ता है पूरे जीवन अपने साथ, वो टैग आपको लेकर घूमना पड़ता है। शायद एक आध 2 जनरेशन बाद ये ख़त्म होगा, है ना। तो मैं इसीलिए, ये भी रेसिज्म है, और जो जाति व्यवस्था है वो भी रेसिज्म है, ठीक है ना। सब किसी न किसी रेस के खिलाफ जातियाँ हो रही हैं। बिल्कुल। और मतलब जो आप कह रहे थे पुलिसिंग वाली, मेल पुलिसिंग की, जेंडर बायस, मतलब सेक्स वर्कर के साथ भी यही समस्या होती होगी। पीछे थोड़ा सा सामान है, ध्यान देना सद। सेक्स वर्कर के साथ यही समस्या होती होगी, जब पुलिस के पास जाती होंगी शिकायत करवाने, तो पुलिस उनके साथ जातियाँ करती होगी, क्योंकि पुलिस का भी रवैया थोड़ा सा टेढ़ा तो है, ठीक। IAS अधिकारियों को या PPS अधिकारियों को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो थाने के लेवल पे, चौकी के लेवल के पुलिस वाले हैं, उनके रवैये बड़े ख़राब होते होंगे। देखिए, अब तो एक ज़माना हो गया, इसको इस लड़ाई को लड़े। अब जो लोकल पुलिस स्टेशन है, सब लोग गुड़िया को जानते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा देश जानता है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया अब जानने लगी है हमारे अप्रोच को, और हमने रिज़ल्ट दिया है। हमने रिजल्ट दिया। जैसे अब इलाहाबाद का रेड लाइट एरिया हम लोगों ने देखे, इंडिया में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। एक ऑलमोस्ट पूरा नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 41 लोगों को एक ही केस में सज़ा मिली है अभी, है ना। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फ्री रेड लाइट एरिया हम लोगों ने क्रिएट किया। तो एक वर्किंग मॉडल हमने दिया है। तो अब वो दौर, वो संघर्ष तो नहीं रह गया कि जहाँ वो नहीं जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी बेशर्मी करते हैं, ये तो
ज़रूर है लेकिन ताकि कि उनकी नज़रअंदाजी और हाँ ना, तो वो चलता ही है, ठीक है ना। तो वो रगड़ा रगड़ी, वो लड़ाई और संघर्ष तो मैं समझता हूँ पूरे जीवन चलने वाला है ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं पूरे देश में लगभग मतलब शुरू करने वालों में हूँ इस मुद्दे की लड़ाई। हम पायनियर हैं। ये तो कई पत्रकार बताते हैं। क्या पूरे देश के लिए, सिर्फ बनारस की बात नहीं कर रहा। और इस देश में इस मुद्दे पर अब बात हो रही है, सेक्स ट्रैफिकिंग और फोर्स प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इन महिलाओं की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है और ये पूरे दुनिया के पटल तक गई है। यूएन रिपोर्ट्स में इसका जिक्र हुआ है, यूएस टिप रिपोर्ट में जिक्र हुआ है जी। अभी किन किन इलाकों में, किन किन देश के किन किन प्रमुख शहरों में सेक्स वर्क एक बड़ी संख्या में, एक बड़े यूनिट के रूप में बचा हुआ है? मैं समझता हूँ कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, हाँ, कुछ थोड़ा रूप बदल जाता है, कहीं मसाज पार्लर के थ्रू हो जा रहा है, कोई कुछ ऑनलाइन कोई कांटेक्ट कर रहा है, कोई होटल के थ्रू कर रहा है, रेड लाइट एरिया थोड़ा सा कम सिग्निफिकेंस की हो गई है, तो वो लेकिन कॉलोनियों तक घुस गया है। मतलब ये घट तो नहीं रहा है किसी भी हालत में, है ना। ये एक चिंता का विषय है और अगर ये बढ़ता ही रहेगा, अगर हम रूट कॉजेज़ पर ध्यान नहीं देंगे, मैंने कहा ना, जब तक हम गरीबी, जब तक हम लिंग भेद के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम कॉज है जिनकी जहत शुरू हो रहा है, तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तब तक हम सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो वीमेन एंड चिल्ड्रन है उससे हम लड़ नहीं पाएंगे। चलिए इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं। हमने कोशिश की कि बनारस का जो रेड लाइट एरिया है, शिवदासपुर का, मड़ुवाडी का शिवदासपुर, उसको थोड़ा आपके सामने रख सकें। मैं फिर से आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। आओ असद, ये रास्ता जो है, ये रास्ता लहरतारा जो है, सामने लहरतारा से आपको एक सड़क दिखती है, अगर आपको दिखा पाओ असद, वो सफ़ेद लाइटें जहाँ लगी हैं सामने, वहाँ से एक सड़क गुजर रही है जो सीधे जाती है आपका मड़ुवाडी स्टेशन और आगे उसके आगे निकल जाती है, DLW होते हुए चितईपुर की तरफ निकल जाती है। तो उधर से एक रास्ता कटता है जो इधर आता है, आपका इस एरिया में आता है, जो है बनारस का रेड लाइट एरिया, शिवदासपुर का एरिया। और इधर आ जाओ असद, मैं फिर से दिखाई देता हूँ, वो रास्ता जो है वो नीचे से होता हुआ इधर से निकलता है, सामने से निकल जाता है असद और आगे निकलता है। तो जैसा मुझे अजीत सिंह ने बताया और कई सारे लोगों ने बताया कि सामने जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं, कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे घरों में सेक्स वर्क ही हो रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन सेक्स वर्क। बड़े बिल्डिंग्स हैं, उसमें कई सारे कमरे हैं, कई सारे खाने बटे हुए हैं, लेकिन उनके उन्मूलन की कहानी जो है, उनके उन्मूलन की जो पीछे नैतिकता है और एक तरह की दंभ नैतिकता है, जिसमें बहुत सारा फेक नैरेटिव भी है, बहुत सारा एक क्या कहते हैं उसको, जो बार बार सुचितापूर्ण किस्म की बहसें होती हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, उस तरह की बहसें भी होती हैं। लेकिन इन बहसों के साथ इस देश को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें ट्रैफिक न किया जाए, उन्हें तस्कर न किया जाए, सेक्स वर्क में इस तरह से लोगों को धकेला न जाए। जो आना चाहें स्वेच्छा से आएँ और करें, न करें उनकी मर्ज़ी, संपर्क करें गुड़िया और तमाम ऐसी कई सारी संस्थाएँ हैं जो लगातार सेक्स वर्क के लिए, सेक्स वर्क के ख़िलाफ़, उसको रेगुलराइज़ करने के लिए और उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए काम कर रही हैं। उनको सफलता मिलनी चाहिए और सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, मेरे पीछे कैमरे के पीछे असद हैं, एडिट भी उन्होंने किया है, कैमरा भी उन्होंने हैंडल किया है। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।